चलो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रेनिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। यो क्या हुआ है? कौन सा कवा यो क्या हुआ है? हाँ जी, बी साइलेंस। ड्रेनिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें हम पढ़ते हैं नदियों को। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र। इसमें हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले जो रिवर होती है, रिवर की डेफिनेशन क्या होती है? रिवर की डेफिनेशन क्या होती है? तो ये एक फ्लोइंग वाटर की स्ट्रीम होती है। नदी क्या होती है भाई? बहते हुए पानी की प्राकृतिक धारा को क्या कहा जाएगा? रिवर कहा जाएगा। अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से पानी की किसी धारा को बहाएंगे, यानी कि नदी से अगर हम पानी की धारा को डाइवर्ट करेंगे कहीं पे, तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी कैनाल, यानी कि नहर। इज दैट क्लियर? अगर पानी प्राकृतिक तरीके से बह रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो नदी कहलाएगा। अगर आर्टिफिशियल तरीके से उसकी धारा को हम डाइवर्ट करते हैं तो वो डाइवर्ट की गई धारा क्या कहलाएगी? वो नहर कहलाएगी, यानी कि कैनाल कहलाएगी। ड्रेनिंग सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर हम दो प्रकार की नदियों को पढ़ते हैं भाई। कौन कौन सी? एक तो अपने भारत के अंदर हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियां। और एक कौन सी है भाई? एक नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये जो नदियां होती है ना, ये सारी की सारी सदाबहार होती है। हिमालयी नदियां क्या है भाई? सदाबहार है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन होगा वो ग्लेशियर से होता है। जितनी भी हिमालयी नदियां हैं सबका ओरिजिन कहाँ से होता है? किसी न किसी ग्लेशियर से होता है। और ग्लेशियर से होगा तो क्या हो जाएंगी? ये सदाबहार नदियां हो जाएंगी। इनमें साल के 12 महीने पानी रहता है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां है ना, ये मौसमी नदी हैं, ये मौसमी नदी है भाई। और मौसमी नदियों के अंदर पानी बारिश के समय भी होता है। तो जब जब अपने इंडिया में रेनफॉल होती है, रेनफॉल के साथ साथ साउथ इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं उन सभी के अंदर पानी आता है। ठीक है, जितने भी पेनिसुला रिवर्स हैं इनके अंदर पानी कब आएगा? जब बरसात होगी। और जितने भी हिमालयी नदियां हैं इनके अंदर पानी कब आएगा भाई? इनके अंदर पानी सदाबहार होता है, हर समय रहता है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? ग्लेशियर से इनका ओरिजिन होता है। और ग्लेशियर से ओरिजिन होने के कारण इनमें साल के 12 महीने पानी रहता है। उसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ो एक बार। जो नदियां होती है ना, नदियां डेफिनेशन सभी को बताया। पानी की बहती हुई धारा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नदी कहेंगे। लेकिन वो धारा कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक। अगर नेचुरल स्ट्रीम है ना पानी की, वही क्या कहलाएगी? नदी कहलाएगी। अगर आर्टिफिशियल है तो क्या हो जाएगी? नहर, यानी कि कैनाल हो जाएगी। अब देखिएगा, जो नदियां होती हैं, नदियों के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं? नदियों की क्या क्या इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है नदियों की? नदियों की इंपॉर्टेंस कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं हमें? हाँ देखो, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो रिवर प्रोवाइड करवाती है। जो इरिगेशन के लिए पानी यूज करते हैं वो भी नदियां प्रोवाइड करवाती हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं वो भी रिवर के पानी से होता है। उसके साथ जो नदियों का बेड होता है, उनका जो तल होता है, वहाँ से हमें बालू का एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसके साथ साथ फिशिंग प्रोडक्शन करते हैं। उसके साथ साथ नदियाँ हमें फर्टाइल एरिया भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये नदियों के बेनिफिट है सारे के सारे। कौन कौन से बेनिफिट हैं? एक एक करके लिखिएगा। नदियों के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस हैं। नंबर 1, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर
जो पीने का पानी होता है वो नदियां प्रोवाइड करवाती हैं भाई। ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ इरिगेशन वाटर, सिंचाई का पानी। तीसरे नंबर पे फिशिंग प्रोडक्शन, मछली उत्पादन। फोर्थ नंबर पे लिखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। फर्टाइल एरिया, सैंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिवर बेड, नदी के तल से बालू का खनन भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है नदियों के, सारी की सारी क्या है भाई, इंपॉर्टेंस है। पीने का जो पानी होता है वो नदियों से मिलता है हमें। पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का जो पानी होता है वो भी नदियां प्रोवाइड करवाती हैं। अच्छा, अपने भारत की जो इरिगेशन है, अपने भारत की जो इरिगेशन है, जो सिंचाई है, वो किस किस पे डिपेंड है भाई? अपने भारत की इरिगेशन दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो रेनफॉल पे और दूसरा सिंचाई पे, यानी कि नदियों के ऊपर। ठीक है, एक तो नदियों के पानी पे और दूसरा किस पे? हाँ, वर्षा के ऊपर आधारित है। भारत में 56% जो सिंचाई होती है ना अपने भारत के अंदर है, ये 56% सिंचाई जो है बारिश से होती है। बची हुई सिंचाई 44% किससे होती है? ये इरिगेशन से होती है, यानी कि नदियों के पानी से करवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिशिंग प्रोडक्शन, जो मछली उत्पादन होता है वो भी नदियों के पानी से होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन भी नदियों के पानी से होता है। इसके साथ साथ नदियां हमें फर्टाइल एरिया प्रोवाइड करवाती हैं। अगर हमारे पास फर्टाइल भूमि है तो वो किसकी बदौलत होती है? नदियों की बदौलत, क्योंकि नदी के पानी में क्या होते हैं भाई? चट्टानों के छोटे छोटे कण होते हैं। इन कणों के अंदर मिनरल्स होते हैं और ये मिनरल्स जब भूमि के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो एक फर्टाइल एरिया हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में उर्वरक होते हैं। अगर मिट्टी में नेचुरल तरीके से उर्वरक ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? फसल भी अच्छी होगी और उर्वरकों का इस्तेमाल भी कम करना पड़ेगा। तो जो नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? फर्टाइल। सैंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिवर वाटर, जो नदी का तल होता है ना वहाँ से बालू का खनन किया जाता है। बालू बोले तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आप रेती पढ़ते होगे, रेती। ठीक है, देखी होगी आपने रेती, तो लोकल लैंग्वेज में वो बालू होती है किताबी भाषा के अंदर। और उसका खनन कहाँ से किया जाता है? नदियों के तल से उसका खनन किया जाता है। उसके बाद देखिएगा भाई, नदियों की कुछ प्रॉब्लम भी होती है, नदियों की कुछ प्रॉब्लम भी होती है। ये इंपॉर्टेंस थे, इंपॉर्टेंस के साथ साथ नदियों की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है नदियों की? एक तो होते हैं डिस्प्यूट, क्या होते हैं भाई? डिस्प्यूट। और दूसरा होता है पोल्यूशन। पोल्यूशन होगा तो वो नदियों के लिए क्या एक प्रकार की समस्या है। कैसे होता है पोल्यूशन? है एक तो प्लास्टिक पोल्यूशन होता है। रिवर्स के अंदर हम जो अनयूजेबल प्लास्टिक होता है उसको फेंक देते हैं, बोतल वगैरह, प्लास्टिक के थैले वगैरह, तो वो नदी के लिए क्या होते हैं? पोल्यूशन होते हैं। वो नदी के बहाव को बाधित करते हैं। उसके साथ साथ जो सीवरेज होते हैं ना, सीवरेज का गंदा पानी भी नदियों के अंदर जाता है, तो वो भी रिवर के लिए क्या है एक प्रकार की समस्या है। नदी के ऊपर हम डैम का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वो भी रिवर के लिए एक प्रकार की समस्या है, क्योंकि डैम का कंस्ट्रक्शन करने से नदी में वाटर लेवल कम हो जाएगा। वाटर लेवल कम होगा तो पानी कम होने के कारण नदी का बहाव, नदी का फ्लो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो नदी के कारण एक प्रकार की समस्या है। अगर पानी कम होगा तो ऐसी नदी के अंदर जो पोल्यूशन होता है वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है। अगर बहाव तेज है तो क्या होगा भाई? अपने साथ सारे पोल्यूशन को बहा कर ले जाएगा। अगर बहाव धीमा है तो क्या होगा? सारा का सारा पोल्यूशन नदी के अंदर ही रह जाता है, जिससे नदी का बहाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिस्प्यूट क्या होते हैं भाई? विवाद। हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर भारत और
चीन का विवाद है। उसी के साथ साथ तीस्ता रिवर के ऊपर भारत और बांग्लादेश का विवाद है। सतलुज रिवर के ऊपर पंजाब और हरियाणा का विवाद है। तो विवाद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्टेट टू स्टेट है और एक होता है कंट्री टू कंट्री, यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ भी विवाद हो सकता है। वो कौन सी नदी पे होगा? वो विवाद ऐसी नदी के ऊपर होता है जो दो देशों के अंदर बहती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र रिवर जो है चीन से ओरिजिनेट होकर भारत में आती है, भारत से बांग्लादेश में जाती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर किसका विवाद है? भारत और चीन का विवाद है, क्योंकि चीन ज्यादा पानी यूटिलाइज कर लेता है। ऐसे ही स्टेट का एग्जाम्पल है सतलुज रिवर। हरियाणा और पंजाब के अंदर बहने वाली सतलुज रिवर क्या है भाई? सतलुज रिवर भी दोनों में विवाद का कारण है। एक्चुअल में हरियाणा में तो नहीं बहती सतलुज, पाकिस्तान में चली जाती है पंजाब से। यहाँ से एक नहर निकाली गई है जो नहर अपने हरियाणा के अंदर भी आती है, और उसी नहर के पानी पे क्या होता है? दोनों का विवाद हो जाता है। तो ये हो गया स्टेट टू स्टेट। एक क्वेश्चन आता है, अगर नदी के ऊपर जो डिस्प्यूट है, अगर डिस्प्यूट कंट्री टू कंट्री है, अगर डिस्प्यूट कंट्री टू कंट्री है तो इसका जो निपटारा है वो कौन करवाएगा? अगर डिस्प्यूट कंट्री टू कंट्री है तो इसका निपटारा कौन करवाएगा? इसके ऊपर फैसला कौन सुनाएगा? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएनओ की एक ब्रांच है, यूएनओ का एक पार्ट है। आईसीजे के द्वारा डिस्प्यूटों का क्या होता है? निपटारा होता है। अगर डिस्प्यूट स्टेट टू स्टेट है, राज्य का राज्य के साथ विवाद है, तो ऐसे विवाद का निपटारा कौन करता है भाई? एक डिपार्टमेंट है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग ना ISRW के द्वारा स्टेट टू स्टेट का फैसला किया जाता है। क्या नाम है इसका पूरा? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट है भी, इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्ट है ISRWDA, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, जो 1956 के अंदर आया था। और इसी एक्ट के तहत स्टेट टू स्टेट रिवर वाटर का फैसला किया जाता है। कब आया था ये एक्ट? 1956, 1956 में ये एक्ट आया था। इसी एक्ट के तहत दो राज्यों के बीच में यदि किसी नदी के ऊपर विवाद है तो उस विवाद का सुलझेड़ा किया जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? कितनी समस्या होती है नदियों की? दो प्रकार की समस्या होती है भाई। यदि नदी के पानी पे किसी राज्य का किसी देश का आपस में विवाद है तो वो भी एक प्रकार की समस्या है। यदि नदी के अंदर पोल्यूशन ज्यादा है तो वो भी क्या है? एक प्रकार की समस्या है। कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं? प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, सीवरेज पोल्यूशन होता है, और जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होती है, इनका गंदा पानी वो भी नदियों के अंदर जाता है। ये सारा का सारा क्या नदियों के लिए एक प्रकार की प्रॉब्लम है, एक प्रकार की समस्या है। इतना सा आया भाई समझ में? इसके बाद देखिएगा, अपने उत्तर भारत में 3 नदी तंत्र हैं। उत्तर भारत के अंदर 3 नदी तंत्र हैं। पहले हम उत्तर भारत की नदियों को पढ़ेंगे। सबसे उत्तर की बात करें तो भारत के सबसे उत्तर में एक रिवर बहती है, इंडस रिवर है, और इस इंडस रिवर की सहायक नदियां इसके साथ मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, एक तंत्र बनाती हैं, जिसको बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी के बाद एक दूसरा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर बनाया गया सिस्टम क्या कहलाएगा? गंगा नदी तंत्र कहलाएगा। गंगा के बाद तीसरा बड़ा नदी तंत्र है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर बनाया गया तंत्र क्या कहलाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहलाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम को। इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सिंधु नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है भाई? तो ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से। तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है। तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है भाई, ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग।
चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर है ना, ये तिब्बत में पड़ता है और यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है। नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है इसका? सिंधु नदी। कहाँ से ओरिजिनेट हुई? तिब्बत, चीन से ये ओरिजिनेट हुई। कौन सी जगह पे पड़ता है ये? तिब्बत में। और तिब्बत में भी प्रॉपर जगह का नाम है बोखरन्यू, बोखरन्यू, ये जगह का नाम है तिब्बत में। जिस जगह पे ये ग्लेशियर है ना, उसका नाम क्या है? बोखरन्यू जगह है। और ये बोखरन्यू जगह पड़ती है तिब्बत के अंदर। यहाँ से नदी ओरिजिनेट हुई। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद तिब्बत से कहाँ जाएगी? तिब्बत से जाएगी इंडिया में। कहाँ जाएगी ये नदी? इंडिया में। और इंडिया से चली जाती है पाकिस्तान में। इंडिया से कहाँ चली जाती है ये? पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है कराची। कराची के अंदर जाके इसका हो जाता है एंड। और एंड कहाँ पे होता है इस नदी का? अरब सागर में इस नदी का एंड होता है। अरब सागर में इस नदी का एंड हो जाता है। अरब सागर में इस नदी का क्या हो जाता है? अभी एंड हो जाता है। ये जो नदी है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो इस नदी की लेंथ है 2880 किलोमीटर। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसमें से अपने भारत में कितनी बहती है? 2880 किलोमीटर में से भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी है भाई? 1114 किलोमीटर। अपने भारत के अंदर 1114 किलोमीटर बहती है। 1114 किलोमीटर ये अपने भारत में बहती है। यहाँ तक आया भी समझ में? टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 1114 किलोमीटर अपने भारत के अंदर बहती है। ये जो नदी है ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। पाकिस्तान की क्या ये? राष्ट्रीय नदी है। और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। उसके बाद देखिएगा, इस नदी के साथ बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं और मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती, एक जाल बना लेती हैं, जिसको कहा जाता है सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं एक बार मैप पे देखेंगे हम सभी को। देखो भाई, यहाँ पे एक जगह पड़ती है तिब्बत में, ये है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है ये। इस ग्लेशियर से एक नदी ओरिजिनेट होती है और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है इंडस रिवर। क्या नाम है इसका? इंडस रिवर है ये। कौन सी रिवर है? इंडस रिवर है। ये इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होके भारत में एंट्री करती है। कहाँ पे? लद्दाख में एंट्री करती है। और जिस जगह पे ये एंट्री करती है ना, उस जगह का नाम है दमचौक। कौन सी जगह है? दमचौक। एंटर पॉइंट इन इंडिया, एंटर पॉइंट इन इंडिया क्या कहलाएगा? दमचौक कहलाएगा। दमचौक, दमचौक नामक जगह पे अपने भारत में एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद इसकी बहुत सारी सहायक नदियां इसको ज्वाइन करेंगी। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां इसको ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी राइट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ यहाँ पे हिस्पर, हुंजा, रेमो, कई सारे ग्लेशियर हैं। तो उन ग्लेशियर से नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं और इसको ज्वाइन कर लेती हैं। इसकी जो पहली सहायक नदी है ना, उस नदी का नाम है नुब्रा नदी। पहली सहायक नदी कौन सी है? नुब्रा नदी इसकी पहली सहायक नदी है, जो ओरिजिनेट होती है नुब्रा ग्लेशियर से। और नुब्रा ग्लेशियर किसका पार्ट है? ये पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर का। इसके बाद एक नदी आती है शोक नदी। कौन सी नदी भाई? शोक नदी आती है। शोक के बाद एक नदी आती है यहाँ पे शिगार, और शिगार के बाद एक नदी आती है यहाँ पे हुंजा नदी। हुंजा नदी। उसके बाद अफगान से एक नदी आती है जिसका नाम है गिलगित नदी। क्या नाम है इसका? गिलगित नदी। गिलगित के बाद देखिएगा अफगान से एक और नदी आती है काबुल।
काबुल के बाद एक और नदी आती है गोमल। ये सारी की सारी इसकी राइट ट्रिब्यूटरी हैं। राइट ट्रिब्यूटरी का मतलब है दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां। ये इंडस रिवर ऐसे बह रही है, जितनी भी नदियां इसके उस साइड से आएंगी, ऊपर से आएंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, इसकी राइट ट्रिब्यूटरी होंगी, दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां होंगी। जितनी भी नदियां आप नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई देखोगे, वो सारी की सारी क्या होती है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होती है, बाईं सहायक नदियां होती है। तो ये सारी की सारी क्या है भाई, ये सारी की सारी रिवर्स इसकी राइट ट्रिब्यूटरी हैं। नाम क्या क्या है इनके, देखो इनके नाम क्या क्या हैं। ये नदी है नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। नुब्रा के बाद आएगी शोक नदी, शोक नदी। शोक के बाद आएगी सिगार नदी, सिगार। सिगार के बाद आएगी हुंजा, हुंजा नदी। ये है गिलगित नदी, गिलगित नदी। गिलगित के बाद है काबुल नदी, काबुल। काबुल के बाद है गोमल, काबुल और गोमल नदी। ये सारी की सारी नदियां इसकी राइट ट्रिब्यूटरी हैं। अब कुछ इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का एरिया है ना, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में एक झील पड़ती है, जिस झील का नाम है शेषनाग झील या फिर वेरीनाग झील। शेषनाग और वेरीनाग जो झील है ना, ये दोनों ज्वाइंट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इन्हीं झीलों से एक नदी ओरिजिनेट होती है, नाम है झेलम। यहां से एक नदी ओरिजिनेट होगी भाई, यहां से एक नदी ओरिजिनेट होगी। इस नदी का नाम क्या है, झेलम। कौन सी नदी है ये, झेलम। अब हिमाचल प्रदेश से एक नदी ओरिजिनेट होगी, दो स्ट्रीम निकलेंगी यहां से, एक भागा और एक चंद्रा, दोनों मिलके बन जाएंगी चिनाब। और ये चिनाब भी किसकी सहायक है, ये भी सिंधु की सहायक नदी है। एक नदी और निकलेगी यहां से, रावी नदी। रावी नदी जो है ये भी किस में मिक्स हो जाती है, चिनाब में। और ये तीनों फिर एक साथ मिल जाती हैं, ये तीनों एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक नदी और ओरिजिनेट होती है यहाँ से, और हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। कौन सी नदी है ये, सतलुज नदी। कौन सी है अभी, सतलुज नदी है ये। सतलुज की एक और सहायक यहाँ से निकलेगी हिमाचल प्रदेश से, क्या नाम है इसका, व्यास रिवर। कौन सी है ये, व्यास रिवर। सतलुज और व्यास क्या भाई एक दूसरे की सहायक है। इसके बाद ये आगे बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर, और ऊपर से ये नदियां भी आके इसके अंदर है मिल जाएंगी, ठीक है। सारी की सारी नदियां पाकिस्तान के अंदर आके किस में मिक्स हो जाएंगी, किस में मिक्स हो जाएंगी, सिंधु नदी के अंदर है मिक्स हो जाएंगी, और सारी की सारी कहलाएंगी सिंधु नदी की सहायक नदियां। कौन सी जगह जहाँ पे मिक्स होती हैं, जब सिंधु की सहायक नदियां इसको ज्वाइन करती हैं, तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे ये ज्वाइन करती हैं, कौन सी जगह जहाँ पे ज्वाइन करेंगी, मिथनकोट। कौन सी जगह है, मिथनकोट। यहाँ पे जो जगह है ना, इस जगह का नाम है मिथनकोट, मिथनकोट। और यहाँ पे जो ये ज्वाइन हो रही है, इस जगह का नाम है झुंग, झुंग। कलर चेंज हो गया नदियों का। दिख रही है अब, दिख रही है भाई सारी की सारी नदियां। लो भाई ये नदियां हैं।
ये कौन सी रिवर है, ये वाली बताओ, ये वाली कौन सी रिवर है, झेलम, ये है भाई झेलम, झेलम रिवर। झेलम के बाद ये कौन सी है, चिनाब। चिनाब के बाद ये वाली कौन सी है, रावी। ये वाली कौन सी छोटी सी, व्यास। ये वाली कौन सी है, सतलुज। ये वाली कौन सी है, सिंधु, सिंधु, ठीक है। ये वाली कौन सी है, गोमल, गोमल। ये वाली है काबुल, ये वाली है गिलगित, गिलगित रिवर। ये वाली कौन सी अभी दिख रहा है क्या, ये येलो कलर, ये वाली नुब्रा। नुब्रा के बाद है शोक, शोक रिवर। शोक के बाद है शिगार, शिगार रिवर। शिगार के बाद है हुंजा रिवर, हुंजा रिवर। हुंजा के बाद गिलगित, गिलगित के बाद काबुल, काबुल। और काबुल के बाद गोमल, गोमल। पहली जगह जहां पे ये एक दूसरे को ज्वाइन करती है, इस जगह का नाम क्या है, झुंग। क्या नाम है भाई, झुंग। जहां पे सारी की सारी नदियां ज्वाइन करती है, ये जगह कौन सी है, मिथने कोट, मिथने कोट। जहां पे ये नदी भारत से एग्जिट करती है, जहां पे भारत से एग्जिट करती है, ये कौन सी जगह है, चिल्लास। कौन सी जगह, ये चिल्लास। और ये वाला जो बीच का एरिया है ना, ये वाला एरिया कहलाता है स्वात घाटी। ये वाला एरिया कौन सा है अभी, स्वात घाटी है, ये स्वात घाटी। पढ़ाया था ना स्वात घाटी के बारे में। ये वाली जगह है कराची, इस साइड में। कराची है ये। और कराची से ये रिवर क्या करेगी, अरब सागर में। ये वाला अरब सागर है, अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर के अंदर ये गिर जाती है। एक बार फिर से देखो, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई, तो ये नदी ओरिजिनेट होती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, तिब्बत में। कहाँ पे अभी ये, तिब्बत में। तिब्बत से ओरिजिनेट होके भारत के अंदर एंट्री कौन सी जगह पे की, तो भारत में एंट्री की इस नदी ने दमचोक नामक जगह पे। इस नदी के साउथ में जास्कर रेंज है और इसके नॉर्थ में लद्दाख रेंज है, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो कौन से हिमालय में ये बहती है, ध्यान रखिएगा, ये नदी ट्रांस हिमालय के अंदर बहती है और ट्रांस हिमालय में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। ट्रांस हिमालय में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी दो पर्वत श्रेणियों को आपस में अलग करती है, ये तो दो पर्वत श्रेणी है भाई। इसके उत्तर में है लद्दाख पर्वत श्रेणी और इसके दक्षिण में क्या है, जास्कर श्रेणी। और लद्दाख और जास्कर दोनों किसका पार्ट है, ये पार्ट है ट्रांस हिमालय का। किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय में बहते हुए भारत से एग्जिट करेगी और भारत से एग्जिट कौन सी जगह से करती है, तो ये एग्जिट करती है चिल्लास नाम की जगह से। चिल्लास के बाद ये एंट्री कर जाती है कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर ये नदी एंट्री कर जाती है। पाकिस्तान में भी एक जगह पड़ती है भाई, यहाँ पे अटोक, एक जगह पड़ती है अटोक। अटोक में जाकर ये नदी शथल के ऊपर बहना शुरू करती है। अटोक से पहले ये नदी जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर यानी कि पहाड़ियों के बीच में बह रही थी। अटोक नामक जगह पे जाके ये शथल के ऊपर बहना शुरू करती है। उसके बाद देखिएगा एक जगह पड़ती है मिथनकोट, और मिथनकोट नामक जगह पे इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो एक दूसरे में मिक्स होके आती हैं और इसको मिथनकोट नामक जगह पे आकर ज्वाइन कर लेती हैं। उससे आगे ये नदी कराची पोर्ट पे जाएगी और कराची पोर्ट पे जाके ये नदी जो है अरब सागर के अंदर है विलीन हो जाती है, अरब सागर में जाके अपना अंत कर लेती है। तो ये है इंडस रिवर सिस्टम। तिब्बत से लेकर कराची तक इसकी जो लंबाई है वो 8880 किलोमीटर है, जिसमें से 1114 किलोमीटर ये अपने भारत के ट्रांस हिमालय
के अंदर यानी कि लद्दाख यूटी के अंदर बहती है। 1114 अपने भारत में बहती है, इतना भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ आपको सारी की सारी पढ़नी है, एक एक करके पढ़ते हैं इनको। अगर हम बात करें राइट ट्रिब्यूटरी, अगर हम बात करें राइट ट्रिब्यूटरी, राइट ट्रिब्यूटरी दाई सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी? दाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भाई? सबसे पहले नदी आई नुब्रा। कौन सी नदी? नुब्रा। ये इसकी प्रथम सहायक नदी है, नुब्रा इसकी प्रथम सहायक नदी है। देखो नुब्रा क्या है, इसकी प्रथम सहायक नदी है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है नुब्रा ग्लेशियर से, नुब्रा ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। नुब्रा ग्लेशियर किसका पार्ट है? ये पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर का। किसका पार्ट है भाई? सियाचिन का पार्ट है। नुब्रा के बाद अगली सहायक नदी कौन सी है? श्योक। कौन सी है भाई? श्योक। श्योक नदी ओरिजिनेट होती है रेमो ग्लेशियर से, रेमो ग्लेशियर से ये नदी ओरिजिनेट होती है। इसके बाद अगली नदी कौन सी है? श्योक के बाद कौन सी है भाई? शिगार। शिगार नदी ओरिजिनेट होती है हिस्पर ग्लेशियर से, हिस्पर। ये सियाचिन के साउथ में पड़ता है हिस्पर ग्लेशियर और पार्ट है सियाचिन का ही। हिस्पर ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। शिगार के बाद कौन सी आएगी भाई? हुंजा, हुंजा नदी। और हुंजा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है हुंजा ग्लेशियर से, हुंजा ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। हुंजा ग्लेशियर किसका पार्ट है? ये भी सियाचिन का पार्ट है। किसका पार्ट है? सियाचिन का ही पार्ट है। तो ये जो चार नदियां ना, ये तो भारत से निकलने वाली दाई ट्रिब्यूटरी हैं। इसके बाद दो तीन नदियां अफगानिस्तान से आती हैं, वो भी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। अफगानिस्तान से आने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भाई? एक नदी है गिलगित, गिलगित नदी। ये अफगानिस्तान की हिंदकुश पर्वत श्रेणी से ओरिजिनेट होती है, हिंदकुश पर्वत श्रेणी से, हिंदकुश पर्वत से ये ओरिजिनेट होती है। और ये जो नदी है पाक ऑक्यूपाइड में आकर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आकर, पीओके में आकर क्या करती है? ये इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। पीओके में आकर क्या करेगी? ये ज्वाइन करेगी किसको? इंडस रिवर को ज्वाइन करेगी। गिलगित के बाद एक नदी आती है काबुल नदी, काबुल नदी। काबुल नदी भी कहाँ से आती है? हिंदकुश पर्वत श्रेणी अफगान से आती है। यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है शंगलाख पहाड़ी, शंगलाख पहाड़ी वहाँ से ओरिजिनेट होके आती है। और ये भी पाकिस्तान में आके किसको ज्वाइन कर लेगी? इंडस को ज्वाइन कर लेगी। इसके बाद है गोमल रिवर, गोमल नदी। गोमल नदी भी कहाँ से निकलती है भाई? ये भी अफगान के सुलेमान पहाड़ से निकलती है। और सुलेमान पहाड़ से निकल कर आती है ये गोमल दर्रे से। गोमल दर्रा आपने सुना होगा। गोमल जो दर्रा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। उस दर्रे से ये पाकिस्तान में एंट्री करेगी और उसके बाद पाकिस्तान में आके किसको ज्वाइन कर लेगी? ये ज्वाइन कर लेगी सिंधु नदी को। तो गोमल भी किसकी सहायक नदी है भाई? सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये सारी की सारी नदियाँ इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, 3 दे देगा लेफ्ट की और 1 दे देगा राइट की, जैसे चिनाब, झेलम, रावी और 1 दे देगा गिलगित। इनमें से कौन सी सिंधु नदी की राइट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि दाई सहायक नदी है? तो दाई सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? गिलगित जो है राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आया समझ में? या फिर 3 जो ऑप्शन है वो राइट ट्रिब्यूटरी के दे देगा और 1 ऑप्शन जो है वो लेफ्ट का दे देगा। तब पूछेगा इनमें से कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। तो आपको पता होना चाहिए लोकेशन के आधार पे कौन सी राइट है और कौन सी लेफ्ट है। इसके बाद देखिएगा भाई, अगर हम बात करें लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सबसे पहले नदी आएगी झेलम, झेलम नदी। ये थोड़ी डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। उद्गम कहाँ से होता है झेलम का? झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? शेषनाग झील से, शेषनाग। या फिर ऑप्शन में आपको शेषनाग ना मिले तो क्या मिलेगा? वेरीनाग झील। शेषनाग वेरीनाग झील से इस नदी का उद्गम होता है। ये झील कहाँ पड़ती है भाई? जम्मू कश्मीर में पड़ती है।
जम्मू कश्मीर के बाद ये नदी कहाँ जाएगी? ये जाएगी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, और यहाँ से चली जाएगी ये पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इसका फ्लो एरिया क्या क्या है? इसका फ्लो एरिया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से ये चली जाती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से एग्जिट करके कहाँ चली जाएगी? पाकिस्तान के अंदर चली जाएगी। आपसे पूछेगा झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? झेलम नदी का ओल्ड नेम क्या है? पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका ओल्ड नेम है वितिस्ता नदी। कौन सी अभी? वितिस्ता नदी। इस नदी का ओल्ड नेम क्या है भाई? ओल्ड नेम, पुराना नाम क्या है? जो ग्रंथों के अंदर, पुरानी पुस्तकों के अंदर इसका नाम लिखा गया है ना, वो है वितस्ता रिवर, वितस्ता नदी। वितस्ता नदी इसका पुराना नाम है। ठीक है, अब ये नदी जो है पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। उसके बाद इसकी सहायक नदी आएगी एक, उसके बाद झेलम की भी सहायक नदी आएगी भाई, जिसका नाम है चिनाब। अगली नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उद्गम कहाँ से होगा इस नदी का? चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है कदरा पहाड़ी, कदरा पहाड़ी, और ये जो पहाड़ी है ना, ये पड़ती है बाड़ा लाचाला दर्रे के पास। बाड़ा लाचाला दर्रा, यहाँ से ये नदी ओरिजिनेट होती है। जब ये नदी ओरिजिनेट होती है ना, ये दो स्ट्रीम में ओरिजिनेट होगी। दो स्ट्रीम निकलेंगी, एक भागा और एक चंद्रा। एक स्ट्रीम का नाम है भागा और एक पानी की धारा का नाम है चंद्रा। दोनों ज्वाइन कर जाती हैं। आगे नाम क्या पड़ेगा इसका? इसका आगे नाम पड़ेगा चिनाब। क्या नाम पड़ेगा? चिनाब। चिनाब का फ्लो एरिया क्या है भाई? कहाँ कहाँ बहती है ये? तो चिनाब बहती है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आगे चली जाती है ये जम्मू कश्मीर। कहाँ चली जाएगी? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के कौन से क्षेत्र में जाएगी? जम्मू कश्मीर के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाती है। उसके बाद चली जाती है पाकिस्तान में। उसके बाद कहाँ चली जाएगी? पाकिस्तान के अंदर चली जाएगी। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है झुंग। कौन सी जगह है? झुंग नाम की एक जगह है। ऐसे है भाई, ये पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है झुंग। झुंग जगह पड़ती है। एक ऐसे आती पानी की धारा, इसका नाम क्या है? झेलम। क्या नाम है इसका? झेलम। एक नदी यहाँ से गई चिनाब नदी, ये भी इसके अंदर जाके मिक्स हो गई। और एक नदी यहाँ से गई रावी। रावी, चिनाब, रावी, चिनाब और झेलम, तीनों नदियाँ कहाँ पे एक दूसरे के अंदर समाहित होती हैं? तो झुंग नाम की जगह पे। ये जो जगह है, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है झुंग। ये झुंग जगह है। ठीक है, इसके बाद ये नदी आगे जाएगी और आगे जाके सतलुज नदी के अंदर मिक्स हो जाएगी। किस में जाएगी ये? सतलुज में। तो चिनाब का फ्लो एरिया क्या क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाके झुंग नामक जगह पे किसको ज्वाइन कर लेगी? झेलम को ज्वाइन कर लेगी। ओल्ड नेम क्या है इसका? ओल्ड नेम, चिनाब नदी का ओल्ड नेम क्या है? पेपर में पूछा जाता है। चिनाब का ओल्ड नेम क्या है? अस्किनी। क्या नाम है इसका? अस्किनी। अस्किनी रिवर इसका पुराना नाम है। अस्किनी नदी, अस्किनी नदी। चिनाब के बाद कौन सी नदी आएगी भाई? चिनाब के बाद आएगी रावी नदी। रावी नदी, रावी जो नदी है ये ओरिजिनेट होती है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग जो पास है, रोहतांग जो दर्रा है, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होके कहाँ जाएगी ये नदी? हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होके चली जाती है ये पाकिस्तान में। हिमाचल से कहाँ एंट्री करेगी ये? पाकिस्तान में जाएगी। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद जाएगी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में जाके किसको ज्वाइन कर लेगी ये? चिनाब को ज्वाइन, चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, चिनाब में मिल जाती है ये नदी।
कहाँ पे जाके? पाकिस्तान के अंदर जाके। रावी के बाद देखिएगा अगली जो नदी है वो है व्यास नदी। कौन सी अभी? व्यास। व्यास भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है रोहतांग दर्रे के समीप से। रोहतांग दर्रे के समीप से, रोहतांग दर्रे के समीप से ये नदी ओरिजिनेट होती है। रोहतांग पास पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में ही ये सतलुज में मिल जाती है। सतलुज नदी की सहायक है ये, सतलुज की सहायक है। सिंधु नदी की एकमात्र नदी जो भारत से ओरिजिनेट होके भारत में ही अंत हो जाता है। सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी जो केवल और केवल भारत के अंदर बहती है उसका नाम है व्यास नदी। सिंधु की एकमात्र नदी, सिंधु की एकमात्र सहायक है, एकमात्र सहायक जो केवल भारत में बहती है, जो केवल भारत में बहती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं ना भाई, सारी की सारी पाकिस्तान में जा रही हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी नदियां कहाँ पे जा रही हैं? पाकिस्तान के अंदर जा रही हैं। उसके बाद देखिएगा जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है सतलुज। व्यास सतलुज की ही सहायक है। सतलुज नदी, सतलुज जो नदी है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इसी को कहा जाता है राक्षसताल झील, राक्षसताल झील। दोनों में से एक मिलेगा आपको ऑप्शन में। कहाँ पड़ती है ये झील भाई? ये झील पड़ती है तिब्बत में, तिब्बत के अंदर ये झील पड़ती है। यहाँ से ओरिजिनेट होगी, तिब्बत से ओरिजिनेट होकर शिपकिला पास से अपने भारत में एंट्री करेगी। तिब्बत से ओरिजिनेट होगी, तिब्बत से ओरिजिनेट होकर शिपकिला पास, शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रे से एंट्री, ठीक है। यहाँ पे पड़ेगा शिपकिला पास, ये एंट्री कर जाएगी इस पास से, फिर ये बहेगी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद ये जाएगी पंजाब में, और पंजाब के बाद ये चली जाती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पंजाब से कहाँ चली जाएगी? पाकिस्तान में चली जाएगी। पाकिस्तान में जाके ऊपर से नदियाँ आएंगी झेलम सभी का पानी लेकर, और वो सारा का सारा पानी मिथनकोट जगह पे, मिथनकोट जगह पे सतलुज के अंदर डाल देती है। फिर सतलुज किस में मिक्स हो जाती है भाई? मिथनकोट में जाके किस में मिक्स हो जाएगी? इंडस रिवर के अंदर मिक्स हो जाती है। फिर इंडस रिवर सभी का पानी लेके अरब सागर में चली जाती है। देखो ऐसे नदियाँ, एक नदी आई व्यास, व्यास नदी कहाँ से आई? एचपी से, एचपी से एक नदी आई भाई व्यास नदी। अब यहाँ पे तिब्बत से एक नदी आई, इस नदी का नाम क्या है? सतलुज। और ये क्या है भाई? ये है शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा है ये। और ये शिपकिला दर्रा कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से ये नदी ऐसे गई, आगे जाके जगह कौन सी आई? पंजाब। कौन सी जगह आई भाई? पंजाब। और पंजाब में व्यास इसके अंदर मिक्स हो जाती है। पंजाब में जो व्यास नदी है सतलुज के अंदर मिक्स हो जाती है, ये नदी है सतलुज। हो ही गया बस अब तो, सतलुज, ठीक है। और ये सतलुज जो है ये आगे मिक्स हो जाती है किसके अंदर है? सिंधु में, सिंधु में, ठीक है। और यहाँ से नदियाँ आती है, ये कौन सी है? ये है झेलम, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब और रावी नदियों का पानी लेकर आ रही है झेलम नदी, ठीक है। ये सारा का सारा पानी इसके अंदर मिक्स कर देगी और फिर ये मिथनकोट में जाके ज्वाइन कर लेगी किसको? मिथनकोट जगह। ये आया समझ में स्ट्रक्चर? सभी को आ गया? उसके बाद देखिएगा भाई क्वेश्चन आता है यहाँ से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है। ये पॉइंट कौन सा है? हरिके, हरिके जगह है ये। हरिके जो जगह है ये पड़ती है पंजाब में। इस हरिके नामक जगह पे, इस हरिके नामक जगह पे एक बैराज बनाया गया है। कौन सा बैराज है यहाँ पे? हरिके बैराज, हरिके बैराज है यहाँ पे, हरिके बैराज। एक यहाँ से नहर निकलती है, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर,
इंदिरा गांधी नहर को यहाँ से निकाला गया है। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है भाई? इसका पुराना नाम है राजस्थान नहर। राजस्थान नहर। अब क्यों बताइए मैंने आपको? ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर है ये, और इसकी जो लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हरिके से ठीक 1 किलोमीटर आगे जाके इसी नदी के ऊपर बनाया गया है भाखड़ा नांगल डैम। हरिके से थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे बनाया गया है भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। इसके फाउंडर कौन है? किसने बनाया था ये? भाखड़ा नांगल डैम बनाने का श्रेय किसको जाता है? सर छोटूराम को। और पूछा जाता है भाई पेपर के अंदर, क्योंकि सर छोटूराम का जो संबंध है, उनका जो रिलेशन है वो अपने हरियाणा से है। हरियाणा के अंदर एक गांव पड़ता है गढ़ी सांपला, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी आता है, भाखड़ा नांगल डैम के पिता होने का श्रेय जाता है छोटूराम को। इसके सम्मान में उनकी एक प्रतिमा बनाई गई, और उस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, वो कहाँ पे लगाई गई है? कितनी ऊंचाई है? कितनी है? हाँ, 64 फीट ऊंची प्रतिमा है। 64 फीट ऊंची उनका स्टैचू बनाया गया है, और वो स्टैचू लगाया गया है गढ़ी सांपला गांव के मेन गेट के ऊपर। जो गढ़ी सांपला गांव है ना, उनका पैतृक गांव, उस गांव का जो मेन गेट है, एंट्री गेट है, उस गेट के ऊपर उनकी स्टैचू को लगाया गया है। ये क्वेश्चन भी क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। कर लोगे इतना सा? भाखड़ा नांगल डैम कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पे। कौन सी पे है अभी? सतलुज नदी के ऊपर है। ये ग्रेविटी डैम है। किस प्रकार का डैम है ये? भाखड़ा नांगल डैम ग्रेविटी डैम है। और ग्रेविटी डैम के अंदर भारत का सबसे बड़ा डैम भी कौन सा है? भाखड़ा नांगल डैम भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है। डैम 3-4 टाइप के होते हैं, आर्क टाइप, ग्रेविटी टाइप, रॉक टाइप, 3-4 प्रकार के डैम होते हैं। तो इसका टाइप कैसा है? इसका टाइप है ग्रेविटी डैम। कैसा? ये ग्रेविटी डैम है, जो बनाया गया है सतलुज रिवर के ऊपर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, सिंधु नदी के जल के ऊपर विवाद था। सिंधु नदी के ऊपर जल विवाद था। सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद किस किस के बीच में था भाई? हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विवाद था। इसका समझौता कब हुआ? सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो कब हुआ था? 1960 में। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता होता है। और ये जो समझौता है किसने करवाया था? ये करवाया था वर्ल्ड बैंक ने। किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने डिसीजन दिया था। और वर्ल्ड बैंक का डिसीजन क्या था भाई? पहले भी मैंने आपको क्लास में बताया था। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि उत्तर भारत से 6 नदियां ओरिजिनेट होती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। तो इन 6 की 6 नदियां जो है पाकिस्तान में भी जाती हैं। तो इन 6 की 6 नदियों के जल का उसने विभाजन किया था। और वर्ल्ड बैंक का विभाजन कैसे हुआ था? कैसे विभाजन किया इसने? कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में। और बचा हुआ 20% पानी भारत यूटिलाइज करेगा। इससे नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, सतलुज, व्यास, उनका 80% पानी भारत यूटिलाइज करेगा। और बचा हुआ 20% कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में चला जाएगा। ये डिसीजन दिया था किसने? वर्ल्ड बैंक ने 1960 के अंदर। इतना सा था सिंधु नदी जल समझौता और विवाद। ये आपको याद रखना है साल भी। और ये विवाद कब शुरू हुआ था? ये विवाद शुरू हुआ था आज़ादी के बाद, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने थे ना, उसी समय एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पीएम के बीच में कि सिंधु नदी के पानी भारत यूटिलाइज करेगा और बदले में आपको 2 नहरों का कंस्ट्रक्शन करवा के भारत देगा। लेकिन जब भारत ने बदले में नहरें बनवा के नहीं दी,
तो पाकिस्तान कहाँ पहुंचा? यूएनओ के पास पहुंचा और तभी से ये विवाद शुरू हो गया था, जो काफी लंबे समय के बाद इसका समझौता हुआ 1960 में। कर लोगे इतना सा? आ गया सभी को समझ में? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।